इस बुलेटिन में बात करेंगे ब्रिक्स की और बॉस की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं। कई मायनों में ये खास हो जाता है। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अगर बात करें साल 2019 की, तो साल 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स देशों यानी कि ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता एक मंच पर आपको दिखाई देंगे। यानी कि 2019 के बाद ये पांचों देश अब एक मंच पर दिखाई देने जा रहे हैं एक साथ में। साल 2023 में कोरोना महामारी के बाद ये पहला मौका है जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से आयोजित इसको किया जा रहा है। पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में ही रहने वाले हैं। अब इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई है। कारण बहुत सारे हैं, डिस्कस करेंगे इन कारणों के बारे में। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री निकल गए हैं, जो कि शाम तक पहुंचने वाले हैं। सम्मेलन के बाद में अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग का आयोजन किया जाएगा। यहां पर द्विपक्षीय वार्ता का दौर चलने जा रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की ओर से आमंत्रित कई देश शामिल होने जा रहे हैं। अब इस खास मौके पर पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ में द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं, कहा जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया और दक्षिण अफ्रीका यात्रा को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने ट्वीट के माध्यम से कई अहम बातें भी कही। आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस दौरे से पहले उन्होंने जानकारी दी कि मैं निकल रहा हूं। 22 से 24 अगस्त दक्षिण अफ्रीका का दौरा है। पीएम मोदी ने जानकारी साझा की। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का निमंत्रण मिला है। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने जोहान्सबर्ग जा रहा हूं। तो देखिए, साउथ अफ्रीका में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी भी दी है। फिलहाल 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर साल 2020 की है, जब गलवान घाटी में झड़प हुई। देखिए, इस झड़प के बाद में चीन और भारत के संबंध जो थे वो खराब हो गई थी, जिसके बाद आज अगर इन दोनों देशों के बीच में बातचीत होती है तो उसका असर आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। बाली में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की। साउथ अफ्रीका फिलहाल तैयार है पूरी तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन के लिए। तो देखिए, शी जिनपिंग की मुलाकात प्रधानमंत्री से बाली में हुई थी। 19वें सैन्य स्तर की वार्ता यहां पर दोनों देशों के बीच में चल रही है। तो चाइना और इंडिया के लिहाज से, क्योंकि देखिए ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। अब ये पांचों देश कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ब्रिक्स में यह भी कहा जा रहा है कि विस्तार को लेकर हो सकता है कि ब्रिक्स में और देशों को ऐड किया जा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भारत और चाइना के लिहाज से है। तो देखिए, गलवान में झड़प हुई, बाली में मुलाकात हुई, 19वीं सैन्य स्तर की वार्ता भी यहां पर हुई है। और देखिए, फिलहाल पीएम मोदी अफ्रीका दौरे पर पहुंच चुके हैं और अब क्या वो जिनपिंग से मिलेंगे, ये बड़ी बात। 15वीं ब्रिक्स बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल निकल चुके हैं जोहान्सबर्ग के लिए। शाम तक वो पहुंच जाएंगे। 5 देशों का मंच है ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। लगातार आपको बता रही हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य हैं। आसान भाषा में समझा रहे हैं, आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाना मकसद है। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, अगर आबादी की बात करें, इन 5 देशों की आबादी वैश्विक स्तर पर 40% है। वहीं जीडीपी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 30% पूरे विश्व की जीडीपी ये ब्रिक्स देश, ये 5 देश कंट्रीब्यूट करते हैं। रूस के राष्ट्रपति वर्चुअली इसमें शामिल होने जा रहे हैं, वो इन पर्सन नहीं आ रहे हैं। अब तक की जानकारी जो सामने आ रही है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन वर्चुअली शामिल होंगे। बाकी सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सभी की निगाहें मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर निर्भर कर रही हैं। और मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, क्योंकि दोनों देशों के बीच में संबंध ठीक नहीं है। बाकी सारे देशों के साथ में भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। 2019 के बाद ये पहली बार होगा जब चीन और भारत की द्विपक्षीय वार्ता की बैठक की यहां पर उम्मीदें जताई जा रही हैं। चीन के लिहाज से देखें तो देखिए, चीन के लिए काफी मुसीबत का समय चल रहा है, क्योंकि चीन की आबादी बढ़ रही है, इकोनॉमी घट रही है। तो कई सारी चीजें हैं जो चाइना को अपने दिमाग में रखनी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्थिक और वित्तीय मुद्दों के ऊपर भी यहां पर बातचीत कर सकते हैं। व्यापार, कृषि और बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना ब्रिक्स का उद्देश्य है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, युवा और खेल क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करना भी यहां पर एक उद्देश्य ब्रिक्स का है। और देखिए, इस पैनल में हमारे साथ में यूके देवनाथ जी जुड़े हैं और यूके देवनाथ जी
विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं यूके देवनाथ जी का सीधे तौर पर रुख करना चाहूंगी। सर, आपसे सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि क्योंकि चाइना और इंडिया कहने को 5 देशों की ये मुलाकात होने जा रही है, प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और भी सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात करने वाले, लेकिन नजरें सिर्फ भारत और चीन के ऊपर है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज पूरा दुनिया जो है वो ब्रिक्स की मीटिंग में चीन और भारत के बीच में क्या वार्तालाप होगा उस पर नजरें टिकाए हुए हैं। एक खास बात यह है कि चीन और भारत जो हैं आज दुनिया में दो ऐसी महाशक्तियां हैं जो ना सिर्फ एशिया वरन पूरे दुनिया में अपना रुख जो कायम करेंगी वो आने वाले दशकों में तय करेगा कि दुनिया आने वाले दशकों में किस तरफ बढ़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अगले कुछ सालों के अंदर ही चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बन जाएगी और भारत भी आने वाले 5-6 साल के अंदर ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने वाली है। इसीलिए दुनिया चाहती है कि दोनों देश जो हैं जब ब्रिक्स समिट में मिले तो एक व्यवहार ऐसा हो जिससे कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में दोस्ती और भाईचारा की जो हवा है उसकी झलक नजर आए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि गलवान के बाद ये दोनों देशों के बीच में एक बहुत असामान्य कटुता का एक दौर चला है। 19 बार कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हो चुकी है और कोई खास नतीजा नहीं निकला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे तो दोनों में व्यवहार जो है वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव अप्रोच की तरफ रहेगा। G20 के समिट में भी G20 के साइडलाइंस पे भी दोनों मिले थे और एक जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ था वो इस तरफ रिलीज हुआ था कि दोनों देश मिलकर इस चीज को तय करेंगे कि सिक्योरिटी के मामले में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। गलवान पे जो हुआ अब हम दोनों ही देश उसको भूल जाना चाहते हैं और दोनों देश अब मिलकर बॉर्डर का स्टेटमेंट के बाद इस मीट में ब्रिक्स के जरिए दोनों देशों की मुलाकात होती है कि नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी और बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। क्योंकि देखिए यूके देवनाथ जी, विदेशी मामलों के ऊपर आप पकड़ रखते हैं, उस बीच अगर हम 2050 तक की बात करें, क्योंकि मोदी हमेशा, प्रधानमंत्री हमेशा 2027, 2047, 2050 का जिक्र करते रहते हैं। अगले 5 सालों में इंडिया को टॉप 3 इकोनॉमीज में लाने का उद्देश्य पीएम ने रखा है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें और इंडिया की बात करें तो दोनों ही देशों के लिए कहा जा रहा है कि दोनों ही देश 2050 तक सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे होंगे इन 5 देशों में। तो उस लिहाज से दोनों की मुलाकात क्या आपको नहीं लगता बहुत अहम हो जाती है और हो सकता है कि आज मतलब ये ब्रिक्स की समिट में मुलाकात हो? जी हाँ साक्षी, चीन और भारत दुनिया के दो ऐसे देश हैं जहां पे कि अब माहौल ऐसा है कि प्रगति की तरफ बढ़ो, युद्ध का माहौल कम होना चाहिए। और चीन और भारत जो हैं वो ब्रिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि फिलहाल रूस जो है वो यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है और तो और नाना कारणों से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो इस बार स्वयं ब्रिक्स की मीटिंग में नहीं भी आ रहे हैं, वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं। पश्चिमी देशों ने तो ऐसी कुछ अफवाह फैला दी है कि क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है तो अगर वो साउथ अफ्रीका में आ जाएंगे तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो आईसीजे का एक सिग्नेटरी मेंबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स के जो देश हैं ये अब जो हैं ये सब अब इस तरफ बढ़ रहे हैं कि आपस में एक दूसरे की अच्छाइयों को किस तरह से ज्वाइन किया जाए। ब्रिक्स के कुछ देशों में खनिज पदार्थ काफी हैं, ब्रिक्स के कुछ देशों में आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, ब्रिक्स के कुछ देशों में टेक्निकल मैन पावर जैसे कि भारत में बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ये पांचों देश मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी अच्छाइयों को सामने लाएं और अपनी अच्छाइयों से बाकी 4 देशों को आगे ले जाएं। मैं आपको ये भी बता दूं कि चीन कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान जैसे कुछ शरारती देशों को भी इसमें शामिल कर लें। चीन चाहता है कि पाकिस्तान को अगर शामिल कर लेगा तो ब्रिक्स की जो मीटिंग्स होगी भविष्य में उसमें चीन को एक दुमचुल्ला मिल जाएगा पाकिस्तान की। अच्छा, हालांकि यूके देवनाथ जी विस्तार की हम बात करें क्योंकि ये एक अहम मुद्दा हो सकता है कि इस चर्चा में उठाया जा सके कि ब्रिक्स में और देशों को जोड़ा जाए और इसका विस्तार किया जाए जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। उस बीच भारत का पक्ष तो यह है कि उसको किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है, लेकिन वहीं चीन सीधे तौर पर पूरी कोशिश करेगा कि वो देश एंटर हो ब्रिक्स में जो उसकी सपोर्ट में नजर आए। क्या आपको लगता है भारत तब एक तरीके से विरोध करता हुआ नजर आएगा या फिर दूसरी कंट्रीज इसका विरोध जताती हुई नजर आएंगी? जो क्योंकि आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे ब्रिक्स में जोड़ने के लिए, पाकिस्तान चाहता है? जी हाँ, हम चाहते हैं कि दुनिया के जो डेवलपिंग नेशन हैं, जो डेवलपिंग नेशन ऐसे हैं
जिनमें कि अब ताकत है बाकी देशों को अपने साथ ले जाने के लिए, वो ब्रिक्स को ज्वाइन करें। हम चाहते हैं सऊदी ज्वाइन करें, हम चाहते हैं यूएई ज्वाइन करें, बिल्कुल। हम चाहते हैं अर्जेंटीना ज्वाइन करें, क्योंकि ये सारे जो मुल्क हैं अब विकासशील देशों से प्राय प्राय ऐसे देश बनते जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ खुद पावरफुल हैं, वरन दुनिया के दूसरे देशों को भी पावरफुल बनने में मदद कर रहे हैं। G20 का जिक्र मैं थोड़ा करना चाहता हूँ। हाँ, 20 देश मिलकर एक साथ काम करना चाहते हैं। तो ब्रिक्स में हमें कोई ऐतराज नहीं है भारत को अगर ब्रिक्स में 5 से ज्यादा मुल्क हों। लेकिन बिल्कुल। हम चाहते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड वाले जो देश हैं, जो कि ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ, अपने एजेंडा के तहत इस्तेमाल करना चाहते हैं ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, वो ना ज्वाइन करें। जैसे कि पाकिस्तान अगर कल और अगर पाकिस्तान यूके देवनाथ जी जुड़ता है तो इससे तो ओवरऑल जो परसेंटेज है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ब्रिक्स की परसेंटेज की बात करें तो 40% पूरे विश्व की आबादी कहां है, ब्रिक्स देश बनाते हैं, और 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है पूरे वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें जो डेटा कहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसा देश इसमें जुड़ता है तो एक तरीके से नेगेटिव ही इसका इंपैक्ट आएगा और साथ में चलने की पावर्स के ऊपर भी इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अगर ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा तो वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दे पाएगा। वो सिर्फ ब्रिक्स के फोरम से आर्थिक मदद लेता रहेगा और बिलियंस ऑफ युआन या बिलियंस ऑफ रुपीस, भारत शायद उनको रुपीस में लोन दे दे तरस खाकर, वो भारत से भी बिलियंस ऑफ रुपीस का लोन लेने के बाद उस लोन को वापस नहीं कर पाएगा। और उल्टा ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शायद वो सिर्फ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ब्रिक्स के फोरम पर खड़ा होकर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दे, जबकि ब्रिक्स के फोरम में द्विपक्षीय नेगेटिव मुद्दों को एकदम नहीं लाया जा सकता। तो साक्षी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान अगर इस फोरम में आता है तो ब्रिक्स का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, उसकी जो ओवरऑल नजरिया है, वो प्रगतिशील की जगह एक नेगेटिव डोमेन में चला जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि चीन के जो उनछुल्ले देश हैं जैसे पाकिस्तान और कुछ दूसरे देश भी, उनका फिलहाल नाम नहीं लेना चाहता, वो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म में फिलहाल ज्वाइन ना करें, क्योंकि ब्रिक्स जो है एक प्रगतिशील, उन्नतिशील दिशा की तरफ बढ़ना चाहता है, जहां सारे देश मजबूती से एक दूसरे को कंधा देकर आगे बढ़ाएं। जी साक्षी। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, और ये पांचों देश जब एक मंच पे होंगे तो देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि जिक्र बार बार मैं यही कर रही थी कि 30% जीडीपी इन्हीं देशों से आती है पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं। वहीं अगर हम चालाक चीन की बात करें, इसी शब्द से डिनोट किया जाता है जब हम चाइना की बात करते हैं, क्योंकि अपनी विस्तारवाद नीतियों के लिए वो पूरे विश्व में फेमस है और सबको पता है क्या कुछ उसकी नीति रहती है। उस बीच में पाकिस्तान के लिए एक और समस्या है कि वो भारत के साथ हो सकता है ये वार्ता खुद बढ़ाए और खुद यहाँ पर ब्रिक्स के सम्मेलन में दोनों पीएम्स की मुलाकात यहाँ पर हो जाए। वो क्यों? क्योंकि ऐसा ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से चाइना की आबादी बढ़ती जा रही है और इकोनॉमी घटती जा रही है, बेरोजगारी वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या अपनी चालाकी की वजह से और अपने फायदे की वजह से भारत के साथ में बातचीत को बढ़ावा दे सकता है चीन? चीन जो है इस वक्त काफी सारी परेशानियों से गुजर रहा है। चीन में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। जो 20 से 24 साल के उम्र के युवा हैं, उनमें बेरोजगारी की दर 21% हो गई है, यानी हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार है। इसी तरह से चीन का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो फील्ड है, उसमें उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया के काफी सारे देश कोविड के चलते हुए और अब रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए और एक चीन की जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसके चलते हुए दुनिया के काफी देश जो है अब चीन से कंधा काटने लगे हैं। दुनिया की काफी बड़ी-बड़ी कंपनियां, खासतौर से पश्चिमी देश, अमेरिकी कंपनियां जो हैं, वो अब अपना जो ट्रेड, बिजनेस और प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उसको चीन से बाहर निकालकर दूसरे देशों में जैसे कि फिलीपींस, कंबोडिया और भारत की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। तो चीन जो है वो इन मुश्किलों से अपना, शी जिनपिंग बहुत कोशिश करेंगे कि इन मुश्किलों से चीन की जो आबादी है, जो उनकी जो लोकल ऑडियंस है चीन की, उनका ध्यान डाइवर्ट करके वो दूसरी तरफ ले जाएं। ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म में शी जिनपिंग दिखाना चाहेंगे कि शी जिनपिंग चीन को दुनिया के लीडर में तब्दील करने में काबिल हो गए हैं, कि चीन ना सिर्फ एशिया में वरन दुनिया के देशों में लीडरशिप रोल अख्तियार कर रहा है। जबकि ये गलत फहमी है शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग और चीन को पता होना चाहिए कि दुनिया जो है अब ऐसा मोड़ पर खड़ा है
जहां भविष्य में कम से कम 4 या 5 देश दुनिया को आगे ले जाएंगे। दुनिया के लीडर्स में से भारत भी एक होगा और भारत की इकोनॉमी तो इतनी मजबूत हो रही है, ठीक है। खास तौर से भारत में जो सर्विसेज सेक्टर है इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है कि हम बहुत जल्दी ही दुनिया में तीसरी पावरफुल कंट्री बनने वाले हैं इकोनॉमिकली। मिलिट्री तरफ से भी देखा जाए तो हमने कई सारे ऐसे बिल्कुल यूके देवनाथ जी, चाहे वो बायलैटरल मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से हुआ, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हुआ या फिर वो युवा प्रधान देश के पर्सपेक्टिव से हुआ, हर दिशा में भारत जो है वो एक बढ़ती हुई इकोनॉमी के तौर पे, बढ़ते हुए देश के तौर पर सामने आ रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करने से कभी नहीं चूकते हैं कि आने वाले देशों में, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भारत एक डेवलपिंग कंट्री की बजाय एक डेवलप्ड कंट्री के नाम से जाना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ जी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए।